सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूँगा। साथियों, आप सभी बच्चों के लिए एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो कि है अनअकैडमी। और अपनी तैयारी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए कंप्लीट स्टडी पार्टनर यहाँ पे मिल रहा है। आप सभी बच्चों को हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं आपके ये टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसी तरीके से साथियों, आप लोगों को अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँ, मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला। मैं आपको मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ टीच कर रहा हूँ कंप्लीट कॉमर्स पेपर 2 में, और कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ। ये मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। साथियों, आप सभी बच्चे लोगों को बहुत बहुत स्वागत होगा मेरी तरफ से और आप अनअकैडमी की टीम की तरफ से। और आपके पास अगर अनअकैडमी की इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँ तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। यही अगर आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो ये 4 बेनिफिट्स के साथ पर्सनल कोर्स, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये अभी 101 कोड जरूर इस्तेमाल करना है, चाहे आप प्लस कोर्स ले रहे हो चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हैं। साथियों, आप कभी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको पास ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, चाहे आप प्लस ले रहे हो चाहे आइकॉनिक, जहाँ पे आपको वैलिडिटी के साथ आपके प्राइसेस शो हो रहे होंगे। तो इन प्राइसेस को जरूर देखना है। बक्स बाउंटी अवेलेबल है, जहाँ कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगे वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथ ही इसी तरीके से स्पेशल क्लासेस जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं। लर्नर्स के लिए पोल्स, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करनी। डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग एक्सेस ले सकते हैं। तो ये कुछ अपकमिंग और आपके पास रिकॉर्डेड स्पेशल्स है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। साथियों, आपके पास जैसे कि देखेंगे 13 अप्रैल से आपका ये बैच स्टार्ट हो गए हैं। टारगेट बैच है नेट जेआरएफ के लिए, कंप्लीट पेपर 1 और इकोनॉमिक्स करवाया जा रहा है आशुमा नेगी और तान्या भाटिया मैम के साथ। इसी तरीके से शैलेंद्र सिंह और सोनी कुमारी मैम के साथ आपको 13 अप्रैल का ये बैच स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से आपके ये कुछ बैचेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या है देख सकते हैं। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, बोथ इंग्लिश और हिंदी, या देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज? चलिए, तो फटाफट बताएंगे जल्दी से। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या बहुत हैरान होंगे इस बात पे सभी लोग। अरे वाह, लेकिन ये तो बड़ा सही आंसर आप लोगों ने आंसर दे दिया भाई, बहुत सही। आप लोगों से यही मेरी उम्मीद भी थी कि जो आप लोगों ने आंसर किया, मुझे लगा ज़्यादातर जो बच्चे देंगे वो आंसर हिंदी पे ही होगा, कि आपका इंडियन नेशनल जो आपका इंडियन नेशनल लैंग्वेज है वह हो जाएगा हिंदी। क्या हो जाएगा? हिंदी। ठीक है, बहुत अच्छे से ये आंसर कर देंगे। परंतु हिंदी क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, आर्टिकल 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 343 है या 326 है यार, एक बार थोड़ा सा मेरे माइंड से अचानक से स्किप हो गया, अभी याद था। आर्टिकल 326 है, 343 में अवेलेबल है कि जो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह हिंदी है, परंतु जो नेशनल लैंग्वेज है वह कोई भी लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज डी। आई थिंक आप सभी बच्चे लोगों को ने, आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद तो यही कर रहा था। चलिए 343, ओके, आर्टिकल 343। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी बच्चे लोग क्लासेस को देख रहे होंगे सभी लोग शेयर भी कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी देख रहे होंगे सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स शेयर कर देंगे। Which of the following is the official language as per the Indian Constitution? अब भाई थोड़ा सा यहाँ पे मैं मात खा गया कि मैं थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डीप नॉलेज आपको दे गया,
क्योंकि इस क्वेश्चन का फिर आप लोग आंसर इतनी इजीली तरीके से दे दोगे कि भाई कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैंने ज्यादा देर तक कर दिया, राइट। चलो खैर कोई नहीं, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एज पर दी भारतीय संविधान? हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी विद इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज, या फिर नो ऑफिशियल लैंग्वेज? इसका भी आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर कर रहे होंगे, फटाफट सभी बताएंगे क्या आंसर आपका सही होगा। सो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कि हिंदी तो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है ही, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको यहाँ पे हमारे ब्रिटिशर्स लोगों ने कम राज नहीं किया है, तो अपनी इंग्लिश यहाँ पे छोड़ के गए हैं एज पर एडिशनल लैंग्वेज कि आपकी जो ऑफिसेस में है, क्योंकि कहीं कहीं क्या है कोर्ट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज अलाउ है कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, ठीक है। जैसे कोई कोई स्टेट कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट अपने उसमें रखा है कि उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश बोलना अनिवार्य है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको भी एज ए एडिशनल यूज किया जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये क्या है, हिंदी विद इंग्लिश एज एन एडिशनल लैंग्वेज। साथियों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो भी बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे आंसर सभी हर एक बच्चे को करना है, हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि जितने बच्चे आप लोग आंसर करोगे वो आप लोगों के ही लिए बेनिफिट है कि आप कभी भी दिक्कत फ्यूचर में होगा भी नहीं, क्योंकि अभी मान लो अभी गलत कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ सही बताने के लिए बैठा हुआ हूँ, परंतु अगर पेपर में गलती करके आओगे तो वहाँ कौन सही बताएगा भाई? तब आपको सही कौन बताएगा? सीधे पेपर जो चेक कर रहा है वही सही बताएगा और नंबर काटेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The language which enjoys special status in Article 351. Article 351 of the Constitution of India as the primary source language for the development of the official standard of Hindi is संस्कृत, तमिल, भोजपुरी या फिर मैथिली। आधिकारिक मानक के विकास के लिए प्राथमिक स्रोत भाषा के रूप में भारत कौन सा प्राथमिक स्रोत भाषा के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 351 में विशेष दर्जा प्राप्त भाषा हिंदी का है? चलिए ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज संस्कृत, ठीक है। संस्कृत आपकी भाषा बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। द लैंग्वेज विच एंजॉयज स्पेशल स्टेटस इन आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर द संस्कृत एज पर दिस प्राइमरी सोर्स लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ हिंदी। क्लियर है सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है आप सभी बच्चों को, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो संस्कृत आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश से ज्यादा तो मुगलों ने राज किया, तो आपकी भाषा उर्दू क्यों नहीं हो गई? आपकी भाषा फारसी क्यों नहीं हो गई? देखो भाई, आप उर्दू या फारसी पहली बात तो बोलना यहाँ पे ये आप समझेंगे किसी भाषा के आधार पर उन्होंने राज नहीं किया था। हमारे देश के अंदर तरह तरह की भाषा बोली जाती, तो उन भाषाओं के अंदर ये भाषा भी थी, समझिएगा। हमारे देश जो पड़ोसी देश थे उस समय एक में थे, ठीक है, एक में थे। उसके बाद अंग्रेज आए हमारे देश में, समझिएगा, उनके बाद है, उन पर भी ये लागू हो गया कि ये कौन सी भाषा बोलेंगे? इंग्लिश भाषा बोलेंगे। मतलब ऐसा लागू नहीं हो गया, मतलब मेरा कहने का मतलब है, जो आपका सवाल ये है कि उर्दू या फारसी क्यों नहीं बोली जाती, बोली क्या, बोलने को तो कोई भी बोलते, लेकिन जैसे इसको ऑफिशियल क्यों नहीं बोल दिया गया, जैसे एडिशनल में इंग्लिश कर दिया, तो एडिशनल में उर्दू या फारसी क्यों नहीं कर गया? इनके बाद अंग्रेजों का आगमन हुआ हमारे देश के अंदर 1602 में, 1600 में, ठीक है। और उन्होंने इंग्लिश का ज्यादा, वो उनको हिंदी बिल्कुल आती नहीं, उनका प्रचालन चलता रहा। तो धीरे धीरे इन लोगों का, अंग्रेज लोग करते क्या थे, मेन इनका एम क्या था, ये आपस में एक दूसरे को लड़ा देते थे। आपस में इनका माइंड इतना तेज चलता था कि आपस में ही ये सिंपल से ऐसा कहते थे, कोई मान लीजिए एक राज्य का राजा है,
कोई एक राज्य का राजा है, दूसरा कोई और किंग है, कोई दूसरे राज्य का किंग है, ठीक है। वो इसको बोलते थे कि आप इस पे हमला करो या कुछ भी करो, ठीक है। वो सीधे ये थोपते कि आप, मुझे यहाँ से रेवेन्यू चाहिए, मुझे यहाँ से ये चाहिए, मुझे वहां से वो चाहिए, ठीक है। ये सीधा कहता है अगर आप पे हमला होगा तो हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। या आप ऐसा कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। मतलब ये आपस में ही लोगों को भिड़ाते थे, जिस वजह से क्या हुआ, इनका राज बढ़ता गया। तो आप इस चीज को अगर भाषा के आधार पर लेंगे तो ये आपस में इन्होंने इतनी भाषा के आधार पर वैल्यू नहीं की। अब यहाँ ये मत सोचेगा कि भाई अब अंग्रेजों ने भी तो इतनी नहीं की थी, लेकिन आगे जो फ्यूचर में चलने वाला जो सीन रहा वो किसका रहा, अंग्रेजों का ही रहा, जो कंटिन्यू हो पाया। जो डिसकंटिन्यू हो गया उनका क्या बात कर रहे हो, लेकिन जो कंटिन्यू हो पाया, जो आपके संविधान के अंदर भी जो भाषा का प्रचालन किया गया वो भी इंग्लिश में किया गया, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जी बिल्कुल, फ्रूट डालो राज करो, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी का आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज बीन रिकमेंडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू एंश्योर control of the population growth, national security, national integration. जल्दी से फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, सी आपका बिल्कुल सही आंसर। जैसे हमारे देश के अंदर, बस एक आधार पे आप लोगों को अगर मतलब समझाऊं, एक एक लाइन में, बाकी अगर इस पे तो 1 घंटे की क्लास ले लो तो भी कम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप ऐसे समझिए, हमारे देश के अंदर, जैसे हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, ठीक है। अरे यार ऐसे छोड़ो, सेक्युलर लिख लो, ठीक है। हमारा देश क्या है, सेक्युलर कंट्री है, किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती है, ठीक है। एक हमारा देश सेक्युलर कंट्री है, किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती है। इसी तरीके से जब वो किसी धर्म में, चाहे वो रेस हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो मतलब किसी भी प्रकार का, वो हर चीज में सेक्युलर है। इसी तरीके से हमारे देश के ऊपर ये भी कि हमारे देश में मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। क्या कि हर एक कानून जो है, कानून भी वो धर्मनिरपेक्ष, कानून भी क्या होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, कानून भी क्या होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, यह आपका सिर्फ हिंदू मैरिज के लोगों के लिए बना दिया कि चलो इस पत्थर सेकुलर हो गया है और बुलडोजर सांप्रदायिक हो गया। एक्चुअली क्या है ना, देखो क्वेश्चन करवाने की बात करूं तो आप लोगों को मैं समझाना चाहूँ इतना, देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा पॉलिटी का पार्ट तो हटा दिया गया है, बात सही है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों के लिए ना ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को करवा दिया जाए बस इस आधार पर। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ा, थोड़ा अगर नॉलेज के प्रति भी आप पढ़ लेते हो, सिलेबस से हटा लिया गया, इसका मतलब तो ये नहीं कि अब हमारे नॉलेज में वो होना ही नहीं चाहिए। क्या है इसका मतलब ये, तो हम कहेंगे सीधे नहीं,
हो सकता है मैं आपको कुछ करंट अफेयर ऐसा पढ़ाऊं जो कि आपके पेपर में ना हो, लेकिन वो आपके एज पर जनरल नॉलेज के लिए वो सही हो। आपकी वो किसी और एग्जाम की अगर तैयारी करो तो साथ ही साथ अगर किसी और एग्जाम को भी, क्योंकि वो तो जनरल चीज़ें होता ही है भाई कि एक जितने एग्जाम के फॉर्म्स आएंगे वो एग्जाम में हम यूज करेंगे, वो एग्जाम सॉरी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे और हम आगे उसको देंगे चाहे हो ना हो, ट्राई तो करना है अपने को, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन सॉरी इसका बिल्कुल सही आंसर राष्ट्र एकीकरण, राष्ट्र को एकीकरण करने के लिए ये लेकर आया गया, रिकमेंड किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शामिल है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई आप लोगों का करंट अफेयर में नहीं है, ये आप लोगों को बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इसको एक करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, परंतु ये कुछ आपके पिछले साल मतलब कह सकते हैं पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत पहले हो चुके हैं, वो कुछ क्वेश्चंस इसके आधार पे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। हो सकता है आपके इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हो, परंतु आज पर जनरल नॉलेज आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यही पूछा गया कि अब आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। अब तो हालांकि इसका नाम क्या कर दिया, न्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट कर दिया गया है, ठीक है, या न्यू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन अलग अलग साल में पूछे गए, किसी एक साल में ही ये 50 क्वेश्चन नहीं पूछ दिए गए हैं, हर एक साल में अलग अलग क्वेश्चन पूछे, कहीं से 4 पूछे गए, कहीं से 5 पे, कोई जून अटेम्प्ट में पूछा गया, कोई दिसंबर अटेम्प्ट में पूछा गया, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा अलग है ये, ठीक है। तो जीके में सब कुछ आता है तो शायद मुझे लगता है आपके लिए क्लास बेनिफिट नहीं है। चलिए, तो सीएजी इज द चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, या नाइदर यूनियन नॉर स्टेट गवर्नमेंट। सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, या ना तो केंद्र ही है ना ही राज्य सरकार है। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में ही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum duration of a stay before a person can apply for a Indian citizenship, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले ठहरने की न्यूनतम अवधि क्या है, बताएं। 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, या फिर 10 ईयर्स। चलिए जल्दी से आप एक बार सही से आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। What is the minimum duration of a stay before a person can apply for Indian citizenship? किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले ठहरने की न्यूनतम अवधि क्या है। चलिए, ए 5 ईयर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम इनसे बच्चों क्या बताया जाए भाई, चलो ठीक है, 5 ईयर्स आपका बिल्कुल सही आंसर है। कम से कम उसको अप्लाई करने के लिए 5 साल रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, इतना कम से कम 5 साल रहना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो कि सिटीजनशिप पाने के लिए, भारतीय सिटीजनशिप पाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे क्राइटेरिया यहाँ डिस्कस नहीं करें, परंतु बस एक क्राइटेरिया एज पर ड्यूरेशन की बात करें, सिर्फ ड्यूरेशन की बात करें तो वहाँ पे 5 साल की कम से कम आपके पास स्टे भारत के अंदर होना चाहिए, तब आपको एक सिटीजनशिप मिलने के लिए एक क्राइटेरिया आप पूरी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और वह कौन है? 7 जजेस और 9 जजेस, 25 जजेस या 30 जजेस? जल्दी से बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 7 जजेस, 9 जजेस, 25 जजेस या 30 जजेस? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और वह 7 न्यायाधीश हैं, 9 न्यायाधीश हैं, 25 हैं या फिर 30 न्यायाधीश हैं? चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, 30 जजेस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हु होल्ड्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? चलिए, हु होल्ड्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए, सी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आपको पता है सभी लोगों को कि कोई भी एक्ट अगर पास होता है हमारे देश के अंदर, कोई भी एक्ट अगर पास होता है हमारे देश के अंदर, तो सबसे पहले वो आपका लोकसभा से जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर इसके बाद आपका प्रेसिडेंट का साइन होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या कि जो ये एक्ट पास हुआ है वह न्यायिक है या नहीं है, लोगों के हित में है या नहीं है, लोगों के ऐसे तो नहीं कि अधिकारों को वंचित अधिकारों से कहीं ना कहीं उनके अधिकार के प्रति कुछ अधिकार के अगेंस्ट में है, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो इसलिए ये जो जुडिशियल रिव्यू रखा गया है आफ्टर केशवानंद भारती केस जब यह हुआ था, उसके बाद इस चीज को मस्ट रख दिया गया है कि किसी भी चीज में जुडिशियल रिव्यू होना आवश्यक है। अगर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट तो कर सकती है। बस बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें तो जरूरी है किसी भी प्रकार का अगर कुछ भी होता है, जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी है, ये क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये क्या है? हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे सरकार का, ठीक है, कि हमारे हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर इसके प्रति अगर अगेंस्ट में कुछ भी किसी भी प्रकार का अगर कोई भी एक्ट पारित होता है तो उस पर आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। बाकी किसी भी उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट किसी पे भी क्लेम कर सकती है, ठीक है। चलिए, चलिए, सी आपका बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन दिया गया है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और इसके पीछे जो रीजन दिया गया है, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन द राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये एक स्टेट की ड्यूटी नहीं बनती, मतलब एक कंट्री की बात कर रहे हैं कि वह लोगों के, या इनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वह लोगों के अधिकारों की रक्षा करें, मेंटेन करके रखें। जल्दी से फटाफट बताएंगे। मुख्य कारण राज्य का कर्तव्य नहीं है नागरिकों के अधिकार को छीनने के लिए। चलिए,
सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए इज ट्रू बट आर फॉल्स। एक स्टेट की यह ड्यूटी होती है कि लोगों के राइट्स को मेंटेन करें, ठीक है, लोगों के राइट्स को मेंटेन करें। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखें। और एक चीज आप लोगों को बता दूं मैं, देखो मैं आप लोगों से जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में ही है, सिलेबस में तो जो है आपको पढ़ाया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि अब हो सकता है कुछ आपके देश के अंदर करंट चीजें हो रही हो, ठीक है, करंट चीजें, करंट अफेयर हो रहा हो, तो अब हो सकता है कुछ पार्ट आपका सिलेबस का नहीं हो, फिर भी मैं आप लोगों को कर रहा हूँ एज पर जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए अगर कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो वो गलत नहीं है कहीं भी, ठीक है, गलत नहीं है। अब आप ऐसे देखेंगे तो आप पूरे दिन में हो सकता है पढ़ाई के अलावा कुछ, भाई आप लोग, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवीज देख रहे हैं तो वो गलत है, वेब सीरीज देख रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बहुत अच्छा है कि आप एंटरटेन, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए देखना जरूरी है वो चीज़, परंतु अगर वो ओवर देख रहे हैं तो मैं ये कहूँ कि भैया पढ़ाई कर लो, सिलेबस का अकॉर्डिंग पढ़ लो, सिलेबस जो है वो आप उसको पूरा कर लें, तो वहाँ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप कहीं से भी कोई नॉलेज मिल रही है तो उस नॉलेज को गेन करना सीखें, ठीक है, कोई भी नॉलेज अगर किसी प्रकार की अगर मिले तो उसको गेन करना सीखें। अगर नहीं करना है तो सिंपल सी खत्म कीजिए बात, देखिए ही नहीं क्लास, खत्म कीजिए वहीं पे, और क्या चाहिए, है ना। अपने को नॉलेज मिल रहा है, अगर मन कर रहा है नॉलेज लेंगे तो लीजिए, नहीं मन कर रहा है तो रहने दीजिए, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसमें कौन आपको यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के लाया है, अरे चलो पढ़ो, चलो पढ़ो, नॉलेज लो, चलो पढ़ो यहाँ से जल्दी से, चलो पढ़ो, पढ़ो, कौन कह रहा है? आइए, मन कर रहा है देखिए, नहीं मन कर रहा है मत देखिए। आपको लगता है आपसे रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं लगता है तो भाई मत, मतलब नहीं, ठीक है फिर तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग इज वो एक कैसी बॉडी है? स्टेचुरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी या एडवाइजरी या नॉन स्टेचुरी बॉडी है? चलिए जल्दी से फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे, चलिए। आखिर ये पार्ट में आपके सिलेबस से पार्ट से ही तो हटाया है। आपके ये जो पॉलिटी है, ध्यान से ऐसे समझिए, जो पॉलिटी है ये आपके सिलेबस के पार्ट से हटाया गया है, ये आपके ज्ञान से नहीं हटाया गया है, समझिए इस चीज़ को, ठीक है, सिलेबस के पार्ट से हटाया। अब मान लीजिए अगर जो क्लास 11th एंड 12th है, क्लास 11th 12th में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि भाई हटा दिए गए ड्यू टू कोरोना, कोरोना की वजह से हटा दिए गए, तो क्या मतलब ये तो नहीं है कि हम इसको पढ़े ना, हम इसको जानने ना, या हमारे इसके जानने में रुचि होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो इंसान सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा है, एग्जाम सिर्फ क्लियर हो जाए बस उसके लिए पढ़ रहा है। अगर फिर हम पॉलिटी पढ़े ही ना, अगर हमें ये हो जाए पॉलिटी पढ़े ही ना और इन फ्यूचर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, एग्जाम क्लियर हो गया, हम लोगों को बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया, सब कुछ अच्छा चला गया, हमारा क्लियर हो गया और हम एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने बच्चों को चले गए, और गलती से बच्चे ने पूछ लिया कि नीति आयोग कौन सी बॉडी है, स्टेचुरी है, एग्जीक्यूटिव है, ऑटोनोमस है, एडवाइजरी है, नॉन स्टेचुरी बॉडी है, बस अरे यार ये तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम? बेटा ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये काम की चीज़ नहीं, तुम मत पढ़ो, रहने दो, ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है यार, जो भी हमारे लिए नॉलेजेबल है उसको पढ़ो आप। ऐसा तो नहीं सिर्फ कोई आप, जो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाओगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो सिलेबस वही पढ़ा के चले आओगे तुरंत, है ना। एक टीचर का मतलब क्या है, जब खाली समय होता है टीचर का, आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी, एक टीचर का मतलब क्या है, जब खाली समय होता है तो वो चाहे तो उसको सिलेबस पूरा पता है, उसको याद है, उसको पढ़ाना, किताब खोलेगा भी नहीं, वो पढ़ा के चला जाएगा, परंतु खाली समय में वो कुछ नई चीज़ें पढ़ता है, नई एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है, क्या कि वो चीज़ें और जान सके और बच्चों को एक्स्ट्रा बता सके, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा समझा सके, बच्चे लोग नई नई चीज़ें एनालाइज करें। अगर सिलेबस तक वो सीमित रहे, सिलेबस तो आपको सिर्फ एक क्राइटेरिया देता है, एक एलिजिबिलिटी देता है एग्जाम को पास करने के लिए, कि आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी कम से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा अगर एलिजिबिलिटी है अगर, तो क्या वो गलत है? बताएं मुझे। खैर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, जानिए जो होता है सब अच्छे के लिए है। सब जैसे मैंने अभी इसके पहले क्लास ली थी तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि अपना अपना एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को सोचने का, किसी भी चीज़ को जानने का, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर। नीति आयोग क्या है? एक एडवाइजरी और नॉन स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है, एक एडवाइजरी और एक नॉन स्टेचुरी बॉडी। ये क्या करता है,
इस जो आपका 2015 है, 2015 में इस आयोग को लेकर आया गया। किसको हटा के? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन पहले हमारे देश में चलते थे ना, 5 ईयर प्लान ऐसा चलता था, उसको हटा के यहाँ पे नीति आयोग को रखा गया। और ये क्या करती है, सरकार के किसी भी एक्ट को, किसी भी स्कीम को अगर लेकर आती है तो उसको एडवाइस देती है कि या फिर आप ऐसे करो, ऐसे करो। कोई भी चीज आता है तो उसको देखने के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, मोदी जी, मोदी जी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त से यार। अपने को क्या करना है, पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ना है। आपकी इच्छाएं होंगी, पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार अच्छा है, तो ऑब्वियसली 10 बच्चे आएंगे, 100 बच्चे आएंगे। नहीं पढ़ना होगा तो भाई एक भी बच्चा नहीं आएगा, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस मस्त रह के, स्वस्थ रह के एकदम पढ़ना है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? जल्दी से फटाफट बताएंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कहाँ कहाँ से बच्चों ने ज्वाइन किया क्लासेस को, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे भाई। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास को कहाँ कहाँ से ज्वाइन किए, एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। यार ये क्वेश्चन मैं पहले बहुत पूछता था, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था तो मेरी इच्छा रहती थी कि बच्चे एक बार बताएं, बच्चे कहाँ कहाँ से क्लासेस को देख रहे हैं, इतनी मेहनत इतनी रात में कहाँ कहाँ से कर रहे हैं बच्चे लोग, हैं? अरे वाह, परम पूज्य परम श्री 108 बार श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, बहुत खुशी हुई। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, वेलकम यू ऑल अगेन। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोग ऐसे बताए, और बहुत अच्छा लगा। ये 32 रीत से संबंधित है मतलब? अच्छा रिट, अच्छा रिट की बात कर रहे हैं। ओके, आर्टिकल 2032। ओके ओके, सो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत? दैट इज आर्टिकल 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो विच इज एट द अपेक्स ऑफ द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, जो पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर पंचायती राज है। पंचायती राज है, तो हिंदी कितना गलत हो गया है इसमें, देख रहे हो। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया होगा, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे भाई। सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर कर देंगे क्लासेस को। चलिए, सभी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया होगा, सभी लोग लाइक शेयर करते जाएंगे। और हमेशा इस टाइम में खुद को मोटिवेट रखें जितना ज़्यादा हो सकता है भाई। सभी लोग खुद को मोटिवेट रखिए, चाहे वो किसी भी पल से, चाहे वो आप कोई वीडियो देख ले तो मोटिवेट हो, चाहे कोई मूवी देख ले तो मोटिवेट रहें। हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। जब हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, हमेशा पॉजिटिव सोचोगे आप। पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव एनालिसिस होंगी, पॉजिटिव एनालिसिस होने के कभी भी किसी के भी प्रति आप नेगेटिव नहीं सोचोगे फिर, और एक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो ये है आपका विच इज एट द अपेक्स ऑफ द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायती समिति। अच्छा, ये क्वेश्चन नॉट पूछा है क्या? विच विच इज द अपेक्स? अच्छा, आपको क्वेश्चन समझना है, नॉट नहीं पूछा है यहाँ पे। ये पूछा गया है कि जैसे आपका थ्री टायर सिस्टम है, तो सबसे पहला जो सबसे नीचे होता है वह होता है आपका ग्राम सभा, ग्राम सभा सॉरी, पंचायती राज। मतलब जैसे होता है ना पंचायती राज सिस्टम में, सबसे नीचे जो होता है वो होता है क्या? पंचायत, जो आपके लोग क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत के लोग होते हैं ना, जो सरपंच होता है,
ठीक है। उसके ऊपर जो होते हैं वह आपके पंचायत समिति होती है, उसके ऊपर जो होते हैं वो आपके जिला परिषद होते हैं। ठीक है, तो उसका सबसे ऊपर वाली बॉडी पूछी गई, सबसे ऊपर वाली पंचायती राज सिस्टम का सबसे ऊपर वाली बॉडी कौन सी है। ठीक है, सबसे ऊपर वाली बॉडी कौन सी है ये पूछा गया है आपसे। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है, कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, पहले बी, अगर अगर टायर सिस्टम पूछा जाए तो सबसे पहले ग्राम पंचायत। ठीक, उसके बाद आपके पास ब्लॉक प्रमुख होते हैं ना, प्रमुख। ठीक है, पंचायत समिति बोल लो या फिर आप ये भी कह सकते ग्राम सभा दूसरे लैंग्वेज में। तीसरा है आपका लास्ट सबसे ऊपर जिला परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is correct about the Central Information Commission? पहला, the Central Information Commission is a statutory body. The Chief Information Commissioner and other information commissioners are appointed by the President of India. The commission can impose a penalty up to the maximum of 25,000. ऐसे कहेंगे अरे सर इतने का तो हम एक महीने में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, इतने का तो सर पेट्रोल भरा लेते हैं हम, तो इतना क्या इम्पोज करेंगे। It can punish an errant officer. Select the correct answer from the quotes given below. केंद्रीय सूचना आयोग जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसमें से कौन सा कथन सही है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कमिश्नर, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और उसके जो अदर कमिश्नर्स हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। या द कमीशन कैन इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपए अगर किसी प्रकार कुछ गलत पकड़ा जाता है तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, एक द्वितीय और तृतीय। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली चीज। दूसरी चीज आपके अंदर ये भी नॉलेज होना चाहिए कि ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही इसके जो चीफ होते हैं और जो अदर कमिश्नर्स होते हैं वो आपके राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तीसरी चीज, अगर किसी प्रकार की कोई अगर गलती पाई जाती है तो वह 25,000 तक की पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which of the following amendments was the historic Panchayat Raj Bill passed by the Parliament in 1992? निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत ऐतिहासिक पंचायती राज विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया था 1992 में? सेवेंटीथ अमेंडमेंट, 72nd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट या 68th अमेंडमेंट? किस संशोधन के तहत ऐतिहासिक पंचायती राज के अंदर एक विधेयक के तौर पर संसद के अंदर पारित किया गया 1992 में? कौन सा अमेंडमेंट ऐसा था जब उसको पास करके लेके आया गया? 17, 72nd या 74 या फिर 68? बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने लोग आते हैं, इतना आप लोगों का प्यार मिलता है, इतना आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इस चीज़ के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी मेरे प्यारे साथियों का। ऐसे ही अपना, इसलिए कहता हूँ मैं हर एक क्लास में कहता हूँ, ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। हम भी स्वस्थ रहेंगे, आपको भी स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। हमारा तो प्रयास ही यही रहता है कि आप लोगों को स्वस्थ और मस्त रखें, है कि नहीं? चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर। 74th अमेंडमेंट वह एक्ट था, 74th अमेंडमेंट था जब 1992 में संसद एक विधेयक लेकर आई थी पंचायती राज सिस्टम पर। ठीक है, पास किया गया था 1992 में, जो कि एक 74th मतलब 74वां संशोधन था। ठीक है, 74th संशोधन अमेंडमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन
पंचायती राज पहली बार शुरू कब किया गया था? राजस्थान में, गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार? ये सब देखो कितनी जनरल नॉलेज वाली चीज़ है। आप जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम की तैयारी करें, बहुत सारे चीज कहीं भी कोई भी पूछ सकता है। अब यार आप लोग जाओगे और कोई ऐसा थोड़ी ना कि पूछ लेगा कि आप पंचायती राज वो पहली बार कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि सर ये हमने पढ़ा ही नहीं है। अब पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो वो ऐसा थोड़ी ना आपको थोपिंग नहीं बताओ, लेकिन पढ़े हो तो अच्छा ही सोचेंगे कि भाई ठीक है जानता हूँ। वो तो कोई आप गांव में चले जाओ, आपको तो उनको थोड़ी नहीं पता कि आप तैयारी किस चीज़ की करो। उनको तो ये अभी गांव में पता है क्या होता है। आप लोगों को एक थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 मिनट का, ठीक है। क्या होता है गांव में, आपसे सवाल पूछेंगे। मान लो अगर आप एक कुछ भी हो, आईआईटीएन हो, ठीक है, मान लो आईआईटीएन हो और एक गांव के अंदर गया, अपने गांव में गया, उनके दादा परदादा जी ऐसे सवाल पूछ लेंगे जिसको बोलते हैं गांव के। हमारे जैसे मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज से हूँ, तो हम लोगों से मतलब अब हम लोग भी चले जाएं तो हम लोगों से जैसे दादा दादा जी लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जिसको बोलते हैं यार, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं, कट बैठी सवाल ऐसे कुछ करके बोलते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि आपको सवाल वही बोलेंगे। और अब आपको समय कितना है, यहाँ पे 1 मिनट का समय मिला आपके सवाल को, वहां पे पता है कितना समय देते हैं? आप 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, 3 दिन तक सवाल का आंसर नहीं निकाल पाओगे, ऐसा ऐसा सवाल दे देते हैं। लो, और अगर नहीं बता पाए तो अरे देखो क्या पढ़ाई करते हो, क्या पढ़ते हो। वो तो ये नहीं देखेंगे ना आपने क्या पास किया क्या नहीं, कह रहे ऐसे लिए लिए दिए पास हो गए, क्या पढ़ाई करते हो। तो ऐसा हो जाता है। तो अब आगे की तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। कट बैठी जो सिर के ऊपर से निकल जाता है। थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेस को बिल्ड करने के लिए और हम एज ए इंडियन सिटीजन आपके आपके पॉलिटिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप वोट देने जाते हैं, आपका सिस्टम, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम कैसे चलता है, कौन कहाँ किस डिपार्टमेंट में कैसे वर्क होता है, ये सारी चीज़ें होना, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप नहीं भी पढ़ रहे, आप किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हो, परंतु एक नागरिक होने के तौर पर आपकी ये तैयारी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी एग्जाम की तैयारी करो तभी इसको पढ़ो, आपके पास ये जनरल नॉलेज, एज पर जनरल नॉलेज की इस पे मतलब होना चाहिए, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम वाज एडॉप्टेड टू, पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था, मेक पीपल अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, एजुकेट द पीजेंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये इसलिए लेकर आया गया था कि काफी ज्यादा डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया गया है। क्या मतलब होता है डिसेंट्रलाइज का मतलब जानते हैं आप लोग? केंद्रीकरण मतलब क्या, पूरी तरीके से पावर किसके पास हो, केंद्र के पास हो, सेंट्रल के पास हो। कि अगर कोई गांव में एक कोई भी समस्या अगर गठित होती है तो उसकी उस समस्या का समाधान करने के लिए कौन, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसका सॉल्यूशन निकालें। अब एक बताओ, इतने बड़े भारत देश के अंदर अगर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हुआ तो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर सिर्फ अगर प्राइम मिनिस्टर को पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या हमारे देश के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन मिल पाएगा क्या? वैसे ही नहीं मिल पाता है तो और क्या, और कितना जल्दी मिलना है ना। वैसे ही इतने सारे केसेस ऑलरेडी हमारे देश के अंदर 21 21 22 22 सालों में उसका रिजल्ट आता है। अब ऐसे टाइम पे तो क्या होगा। तो इसीलिए हमारे देश डेमोक्रेटिक के अंदर आपके पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, सेंटर और स्टेट के पावर्स को अलग अलग कर दिया गया। स्टेट में भी आपके जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत और क्या नाम है ग्राम सभा, गांव को संभालने के लिए, एक छोटे से गांव को संभालने के लिए एक प्रधान को बनाया गया। ऐसे बहुत बहुत सारे प्रधान मिलके एक मतलब एक पूरे कम्युनिटी को संभालते हैं। मतलब ऐसा होता है ना, फिर पूरा जिला परिषद को, पूरे एक जिला को संभालने की जिला परिषद बनाया गया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिसके वजह से चीजों को और अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन फॉर, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो कितने सालों तक के लिए काम करते हैं? 60 साल, 58 साल, 62 साल, या फिर 65 साल?
चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 65 ईयर्स। ठीक है, 65 ईयर्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, डी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट? स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? स्टेट मतलब पूरे कंट्री की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, स्टेट मतलब यहाँ पूरे कंट्री की बात हो रही है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो सरकार का केसेस लड़ते हैं, मतलब सरकार को अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, सरकार के प्रति अगर किसी ने केस कर दिया, तो उनके प्रति केस कौन लड़ता है, बस ऐसे समझिए। तो बी एडवोकेट जनरल। ठीक है, बी एडवोकेट जनरल, ये आपके देश के वो व्यक्ति होता है जो सरकार के केसेस को लड़ती है। ठीक है, बस ये समझिए, 5 मिनट और होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? एक देखो, ये भी तो बच्ची है यार, वो भी कितने प्यार से पूछ रही बच्ची कि बताइए सर आपकी क्लास कब तक चलने वाली है, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है। यार ऐसे बच्चे भी देखो कितने अच्छे, मतलब वो हर लास्ट सांस तक पढ़ रहे हैं। वो सोचो, क्या वो भी तो नहीं, ये भी तो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं यार, कि कहीं और की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये भी एज पर नॉलेज पर्पज के लिए पढ़ रहे हैं। पता नहीं बच्चे कहाँ से आते हैं, क्या क्या चीज़ें बोल के जाते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता कौन से, मतलब कहाँ पे हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या हमें बोलना ये सही है कि नहीं बोलना सही है, कि हम किसके लिए बोल रहे हैं, टीचर है सामने कि बच्चे हैं सामने कि कोई फ्रेंड है सामने, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस मन में आया बोल दिया। बोलने की आज़ादी, आर्टिकल 19 हमें बोलने की पूरी आज़ादी देता है, तो बस बोलेंगे, कुछ करना है कर लो, हमें क्या ही है, क्या कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन क्या ही, कोई दिक्कत नहीं, इतने दूर दूर से बच्चे इतने रात रात में क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो खैर चलो कोई नहीं। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट। हु हु विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? दैट इज भारत के मुख्य न्यायाधीश, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी तो बेटा वही नहीं आया, तो एग्जाम का कहाँ से बता दें। ठीक, चलिए, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वॉज नीति आयोग स्टेब्लिश्ड? निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई थी? कैबिनेट रिजोल्यूशन, पार्लियामेंट रिजोल्यूशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। चलिए, तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज कैबिनेट रिजोल्यूशन। ठीक है, कैबिनेट रिजोल्यूशन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, आर्टिकल बंद होने के लिए नहीं, बात वो नहीं है।
उसी के लिए ही, आपके लिए ही ऐसे समझिए, उसके लिए ही रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लेकर आया गया है। समझ रहे हैं? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लाया गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज नीति आयोग एस्टेब्लिश बाय, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वाज नीति आयोग। अच्छा, इनमें से किसके द्वारा ये नीति आयोग को लेकर आया गया? चलिए, तो ये आपके पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक तरीके से आप ये समझिए पार्लियामेंट रेजोल्यूशन होना चाहिए इसका, ठीक है, परंतु इसको ये कर दिया गया कैबिनेट रेजोल्यूशन। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे ये आंसर है ना, कैबिनेट रेजोल्यूशन, कैबिनेट संकल्प। आपके कंट्री के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है ना बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उसके अंदर एक मिनिस्ट्री बैठती है, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, जैसे कि आपको पता है। मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट के अंदर आपके देश के सबसे बड़े जितने मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुए, चाहे वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हुए, चाहे वो आपके क्लोथ मिनिस्टर हुए, चाहे वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुए, वो सारे मिनिस्ट्री वह आपके मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट में ही आते हैं। जो कुछ लोगों का, कुछ मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है, जैसे बोलते हैं ना कैबिनेट की मीटिंग बैठी है, तो इसी तरीके से आपका एक कैबिनेट की मीटिंग बैठने पे रेजोल्यूशन एक तरीके का लाया गया कि हमें नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? जैसे आप लोगों को मैं समझाऊं, जैसे क्या होता है, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, एक तरीके के यही एक्शन, यही इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ये आपके सारे वो होते हैं, क्या नाम है, एमपीज ही होते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट, ठीक। इस इनको सहायता देने के लिए आपके होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स। जैसे अब ये समझिए रेलवे है, जो कोई रेलवे डिपार्टमेंट अगर देख रहा है, ठीक है, और इनको सहायता देने के लिए होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब आप ऐसे समझिए, आप इनके अलग अलग डिपार्टमेंट ऐसे समझिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट कोई एक रेलवे मंत्री है, कोई रेल मिनिस्टर, अभी रेल मिनिस्टर आपको बदले भी गए हैं और बहुत पढ़े लिखे रेल मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जो अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा सा माइंड से इसकी पूरा भी रेल मिनिस्टर बदले गए हैं। तो कोई अगर रेल मिनिस्टर है, तो रेल मिनिस्टर कौन होगा? कैबिनेट होगा। लेकिन उस रेल मिनिस्टर को, वो रेल मिनिस्टर पूरा डिसीजन लेता है, पूरा जो कंप्लीट डिसीजन लेता है वो रेल मिनिस्टर ही लेता है। परंतु वो क्या, वो सारी चीजें उसको पता है क्या? सारा पूरे अपने देश के अंदर जहां जहां रेल चल रहा है उसमें जहां जहां कोई दिक्कत है क्या, उसको ही सारा पता है? नहीं, कुछ नॉलेज स्टेट मिनिस्टर को रहते, तो स्टेट मिनिस्टर इसको हेल्प करता है डिसीजन लेने में, क्या सही है क्या गलत है, उन सब चीजों को लेने में स्टेट मिनिस्टर हेल्प करता है। कौन सा डिपार्टमेंट, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, उस डिपार्टमेंट की मदद यहाँ पे चाहिए होती है, यहाँ पे उस डिपार्टमेंट की यहाँ मदद होती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, दैट इज स्टेट मिनिस्टर, ठीक है। अरे यहाँ पे आंसर तो वैसे कैबिनेट रिजोल्यूशन होगा। तो इसी तरीके से रेल मिनिस्टर हो गया, इसी तरीके से आपके जैसे इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हो गए, जैसे अभी वो नितिन गडकरी जी हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं इन सब लोगों की एक जो बैठक बनती है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक रिजल्ट निकल कर आता है। तो इसी तरीके से एक रिजल्ट था आपका नीति आयोग। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री? चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट
पॉलिसी राजनीति के निदेशक सिद्धांत। संविधान का कौन सा भाग राज्य को देश में पंचायती राज संस्था स्थापित करने का निर्देश देता है? वह है आर्टिकल बी, सॉरी, ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड्रेस इट? निम्नलिखित में से किस गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और ये एड्रेस करने के लिए जो होते हैं वो होते हैं आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। आवाज आ रही है? 25। In India, a political party is recognized as a national, the president of India, or regional party by the election commissioner, a commission of India, या the law ministry in consultation with the law commission of India। भारत में एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति क्षत्रिय दल द्वारा, भारत के चुनाव आयोग या भारत के विधि आयोग के परामर्श के कानून मंत्रालय या संघ संसद राज्य विधान मंडल के परामर्श से। सॉरी, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? बी विल बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल। वो किसके द्वारा ही दी जाती है? वो आपके इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा उसको पारित किया जाएगा। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सभी बच्चे लोगों को सही है? चलिए एक सेकेंड, सभी लोग रुकेंगे। थोड़ा जल ग्रहण कर लें। ठीक, चलिए तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following has the constitutional authority to decide tax share of states? लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास राज्यों का हर हिस्सा तय करने का संवैधानिक अधिकार है? फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग या फिर यूनियन कैबिनेट? आप लोग ऐसा समझिए कि क्लास की जो टाइमिंग है आपकी, ऐसा समझिए 8 दिन के 12 बजे, 6 बजे शाम के और 8 बजे। आपकी अभी थोड़ा सा 11 बजे क्लास हो जा रही है, खैर कोई नहीं, परंतु ये क्लास आपकी डेली ही इस टाइम पे होगी। ठीक है, अब भी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग, आप ऐसा समझिए, सभी लोग जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे, सभी लोग एक काम करेंगे,
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को मिलती रहे। ठीक, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वित्त आयोग। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्लासेस बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल वो दिया गया है टेलीग्राम चैनल, आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है तो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें, सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को मिलती रहता है कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं। और लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आप लोग आए हैं क्लासेस को ज्वाइन किया, तो भाई एक लाइक तो बनता है भाई आप लोगों की तरफ से, क्यों, इतना तो बनता है यार। ठीक है, अभी 101 कोड जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके सभी लोगों को। ठीक है, और कहाँ पे, जब आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, सभी स्टूडेंट्स, सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लें, जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस देखने का पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और इसी तरीके से आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।